हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। कौन सा पेपर है ये? 2019 का दिसंबर वाला पेपर है। बाकी हमने सीडीपी और ईवीएस के कुछ पेपर सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी। आप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 1 से लेके 30 तक, मतलब 91 से लेके 120 तक के हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक डाउट वाली बात कर लेते हैं, जो डाउट बच्चों को आता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग के जो 1 से लेके 90 क्वेश्चन है वो तो हम इजीली अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट दे रखे होते हैं। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पेपर 2 के पेपर नहीं है, पेपर 1 का पेपर है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 91 से लेके 150 तक में, तो एक पार्ट हमने 2 लैंग्वेज चूज़ करने का हमें ऑप्शन मिलता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर लैंग्वेज 1 हमने हिंदी चूज़ किया तो अभी मैं जो पेपर सोल्व कराऊंगी वो बच्चे वो वाला पेपर देंगे, और अगर लैंग्वेज 2 करिए तो दूसरा वाला। तो अब देख लेते कैसे देना है। सबसे पहले तो आप उसको स्क्रॉल करोगे धीरे धीरे, तो आप लगभग 90 क्वेश्चन तो आप यूँ ही पार कर जाओगे जब आप कर लोगे सॉल्व। देखो यहाँ पे आप 90 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे हो गए। उसके बाद आता है इंग्लिश सेक्शन। सबसे पहले तो बोला गया है क्या कि कैंडिडेट्स इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, जिन्होंने 1 लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ किया वो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें ये वाला नहीं करना है, क्योंकि हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया है। अब इसी के नीचे हिंदी का पेपर आएगा। आप ध्यान से देखो, केवल भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है। अगर लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ किया तो ये वाला पेपर हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये हिंदी का पेपर स्टार्ट हो रहा है, हमें यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टार्टिंग के 9, मतलब ये मान लो 15, लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आपके पैसेज में से ही हो जाते हैं। एक आपका काव्यांश आता है, एक गद्यांश आता है अपठित। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, मैं कैसे करती हूँ इनको सॉल्व, मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 2 मिनट 5 मिनट जितना भी मुझे लगता है, तो मैं ये पहले पूरा, जितना भी बड़ा ये पूरा गद्यांश है इसे पढ़ लेती हूँ। गद्यांश पढ़ने के बाद जब क्लियर हो जाता है मुझे सारी चीज़ें, 5 मिनट लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, और फिर क्वेश्चन ढूंढने इजी हो जाते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के बार बार अगर गद्यांश पढ़ते हैं तो इसमें टाइम लगता है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पहले मैं रीड कर लेती हूँ वंस। एक बार रीड करने के बाद मैं क्वेश्चंस को देखती हूँ, साथ के साथ आंसर ढूंढती चली जाती हूँ। सब ढूंढना ईजी भी हो जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे दूसरी स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लो विद ऑप्शंस, उसके बाद पूरा पैराग्राफ पढ़ो, जिससे कि आंसर फटाफट आपको मिल पाए कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे टिक कर लो। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस, अब ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हम सब ने देख लिया है। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्यों का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। मतलब हमारी जो एजुकेशन है, आर्ट वगैरह को है, ज़्यादा स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में 2 कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, उन्होंने एक बात कही है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद की सारे जीवन काल तक की किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने की कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती है, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। अब ये पूरा पैरा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। वैसे तो आपने फटाफट सुना होगा, इतनी स्पीड में मैंने जो पढ़ा है, लेकिन आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अनुच्छेद के आधार पर देने हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत किसके ऊपर है, कौन सी एक चीज़ है वो। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बात की थी, यहीं पे कला प्रवृत्ति के बारे में बात की थी कि आज के टाइम पे हम कला प्रवृत्ति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और कला प्रवृत्ति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें कला प्रवृत्ति पर ज़्यादा ध्यान देने की
ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 92। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, देखो यहाँ पे लिखे हैं ना ये रे, तो इसमें क्या बोला है, ये क्या है, ये सारे ही विषय जो है तर्क प्रधान है, इसमें हमें तर्क देना पड़ता है। ठीक है ना, तार्किक है, देखो तार्किक तर्क प्रधान है, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट 93। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, जब हम ज्ञान विज्ञान को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो समाज में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, सब अलग होते जा रहे हैं, समाज में विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, पतन का रास्ता अपना रही है। ये हमने पढ़ा था ना, जब आप इसमें ढूंढेंगे किशोरावस्था वाला जो पैराग्राफ था, किसी ना किसी कला भाव प्रकट के जरिए बना सकता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब आपने पढ़ा होता है तो आपको ईजी हो जाता है पढ़ना। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है 95। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, सबसे अलग कौन सा, देखो तार्किक मतलब भी लॉजिकल, ठीक है, स्वाभाविक मतलब भी, साहित्यिक मतलब भी, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड है, ये लॉजिकल है, ये नेचुरल है, और ये साहित्यिक मतलब हमारे साहित्य से रिलेटेड हो गया। अभिव्यक्ति मतलब होता है किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना, शो करना, तो ये तीनों तो हमारी एक तरीके की टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड जैसी दिख रही है, बट ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं 96। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। निपात बताना है। निपात वर्ड जो होते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड पे दबाव डालने के लिए, जैसे कि भी वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है निपात में, जैसे राम ने खाना खा लिया होगा, राम ने भी खाना खा लिया होगा, तो यहाँ पे ने भी जो हो गया, भी जो है किसी वर्ड पे स्ट्रेस देने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, 97 पे आ जाते हैं। विकसित शब्द में प्रत्यय मतलब जो वर्ड के पीछे जुड़कर उसका मीनिंग बदल देते हैं। ठीक है ना, देखो विकसित, इत प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। 98 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, आधुनिक जो शिक्षा है उसका नतीजा कैसा है, दुखद है। सुखद तो है ही नहीं, क्योंकि हम अपनी कला प्रवृत्तियों को फोकस में नहीं ले रहे, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दुखद कहलाया गया है। 99 क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है कि हम जो है देना चाहिए, विज्ञान को ज़्यादा फोकस करें, और इसी की वजह से हमारी जो कला प्रवृत्ति है, बाकी चीज़ें हैं वो पीछे रहती जा रही है, विज्ञान पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चंस पूरे। अब काव्यांश है, एक छोटा सा काव्यांश है आपका ये, ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है पर पढ़ना है हमने, इसको पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। ठीक है, हिमकिरीट मतलब, हिम मतलब होता है बर्फ़, हिम का मतलब होता है, तो हिमकिरीट का मतलब होता है बर्फ़ का मुकुट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिना पढ़े ही मैंने किया था ना, तो इसलिए आपको फटाफट क्लियर कर दिया। नगपति का विग्रह, नगपति का विग्रह मतलब उसको खोल के हमें लिखना है और उसका विग्रह बताना है, तो इसका हो जाएगा नगों का पति, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हमारा जो दूसरा पद है, दूसरा पद प्रधान होता है। नगपति में यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे हो रहा है, पति, किसका पति, पर्वतों का पति, तो दूसरा पद जब प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष चला जाता है। ठीक है, कर्मधारय में अगर हम जब बात करते हैं तो कर्मधारय में हमें विशेषण विशेष्य मिलता है, जब हमें विशेषण विशेष्य दिखेगा तो वो कर्मधारय हो जाएगा, और बहुव्रीहि में कोई तीसरा अर्थ निकलता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते और तीसरा अर्थ कोई निकल रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 102। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति ज्वालाओं का ढेर है, कौन सी, देखो इसको पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष की पंजीभूत ज्वाल, देखो ज्वाल दिख गया आपको यहाँ पे वर्ड, ज्वाला के समान, तो ऑप्शन नंबर 3। ऐसे भी डायरेक्ट भी मिल जाते कभी कभी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती। जिसे जीता ना जा सके, अजय नाम से पता है, जय मतलब जय, जीत। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है 104 नंबर। निस्सिम में कौन सी संधि है, निस्सिम, नी प्लस नी, तो यहाँ पे इसका विसर्ग जो बनेगा नी से बनेगा, तो नी यहाँ पे विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि। 105 हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि यतिवर क्यों कहा है, क्योंकि हिमालय जो है अपनी समाधि में लीन है, इसीलिए उसको यतिवर, एकदम समाधि में लीन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि बेसिकली अब तुम्हारी पेडागोजी से रिलेटेड है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की आकलन का करने का उद्देश्य क्या है, नंबर 2 हो जाएगा, पठन क्षमता, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है बेसिक। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा का आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका, तो कहानी कहना भी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट है, कहानी लिखना भी और घटना वर्णन भी, लेकिन श्रुतलेख से हम ज़्यादा भाषा की आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे हम वोकैबलरी तो बच्चे की स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट भाषा से रिलेटेड ज़्यादा
इसमें आकलन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट 108 नंबर में है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, कि सिर्फ हम बच्चों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ टीचर का नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर दोनों का ही आकलन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, किसने ये बात, पूरी बात सही है गलत है क्या बात है, ये बिल्कुल बात ठीक बोली है, पूर्णतः सही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि टीचर ने कितने अच्छे से पढ़ाया, कितनी इफेक्टिव उसकी टीचिंग रही है और बच्चा कितना सीख पाया है। अब आ जाते हैं 109 यहीं पे आगे की साइड। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, सबको बताया उसके बारे में। रीमा ने क्या किया उसके बारे में बताया, किसकी मदद से उसने, किस आधार पर ये जानकारी दी कि उस बच्चे के बारे में सबको बताया, तो उसकी पोर्टफोलियो देख के दिया होगा। पोर्टफोलियो में उसकी सारी चीज़ें लिखी हुई है, बता रखा है कि भाई बच्चा ऐसे है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, ये सारी इसकी इफेक्टिव वर्क्स है, तो उसकी पोर्टफोलियो के बेसिस पे ये उन्होंने बताया। 110 नंबर पे आ जाते हैं, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं पहली कक्षा में हम चित्र बनाते हैं, देखो वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, ये तो ऑलरेडी लिखने में ही आता है, लेकिन चित्र बनाना, एक ड्राइंग बनाना, तो ये सब भी क्या होता है भाषा के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसकी भाषा यहीं से शुरू हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है 111, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने से सबसे कम महत्वपूर्ण, पढ़ना सीखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, अनुमान लगा के पढ़ना, बिल्कुल ठीक है। संदर्भ अनुसार मतलब किसी चीज़ से रिलेट करके, अक्षरों की पहचान जो है सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पे ये रहेगा, बट मेन चीज़ें बाकी सारी पढ़ने सीखने में सबसे वो महत्वपूर्ण रहेंगी। 112 पे आ जाते हैं, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, भाषा अर्जन क्षमता मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब LAD, किसने इनके बारे में बात किया था, नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, उन्होंने बात की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चॉम्स्की ने। भाषा अर्जन क्षमता LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। 113 पे आ जाते हैं जल्दी से, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी क्लास में, तो भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ आ जाएगी, तो अगर हम बात करें बच्चों को बाल साहित्य अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है और उसको पढ़ने में मज़ा आता है, तो उससे उस भाषा को जल्दी सीखने में एबल हो जाता है सीखने की। ठीक है, 114 पे आ जाते हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, मतलब मम्मी का मतलब मदर टंग का यूज़ करते हैं वो और अपनी बात कहते हैं। ये बात क्या है, स्वाभाविक है भाई, बच्चा जो है अपनी माँ के अभी माँ के साथ रहा है, सबसे ज़्यादा माँ की भाषा उसके जो है प्रचलन में आ गई है, वही बोल रहा है, तो वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, नेचर में वो चीज़ आ गई है, वो इंग्लिश में रहता नेचुरल हो गया ये तो, लेकिन अगर वो कहीं इंग्लिश वाली जगह पे पैदा हुआ होता तो वो वहाँ पे उसका ग्रहण करता, तो मदर टंग जो होती है वो उसकी नेचुरल होती है हमेशा बच्चे की। 115 पे आते हैं, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारी सभ्यता भी हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग है भाषा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 116, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या करते हैं, ऑब्वियसली हेल्प करते हैं। अगर कार्टून होगा, ड्राइंग बनी होगी, तो बच्चा उसको देख के क्या होगा, हैप्पी होगा और चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, उसको क्या करता है, भाषा क्षमता विकास में ऑलवेज हेल्पफुल होती है ये सब चीज़ें। फिर आते हैं 117 नंबर पे, 5वीं कक्षा की सुहानी, पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखते हैं। देखो इसने क्या यहाँ पे किया हुआ है, नोटिस करना, आंखें में भी इसने चंद्र बिंदु लगाई है, किन्हें में भी, पांचों में भी, दोनों में भी, मीन्स उसने चंद्र बिंदु का ओवर यूज़ कर लिया, उसे ओवर जनरलाइज कर लिया है। ठीक है, वह अनुशासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती तो है, जब भी तो उसने कहीं कहीं सही लगाया है, कहीं कहीं गलत लगाया है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, बिल्कुल नहीं, सजग होती तो गलती नहीं करती। अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, लापरवाह तो है, लेकिन एक और ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि नियमित अति सामान्यकरण, अति सामान्य करना मतलब ओवर जनरलाइज कर देती है, हर चीज़ में उसने उसी को लगा दिया। जैसे बच्चा, हमने इंग्लिश में अगर पढ़ा था गो का गोएड लिखना, गोड गोड लिख देता, बल्कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो बच्चों को नहीं पता है, उसने ये ओवर जनरलाइज कर दिया कि यही आंसर होगा, जहाँ जहाँ चंद्रबिंदु लगती है उसके हर पॉइंट पे चंद्रबिंदु लगती है, तो ओवर जनरलाइज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय, अगर कोई भी हम भाषा को सिखाने के लिए कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता, कि बच्चे के अंदर उस भाषा को समझने की कितनी क्षमता है। अगर मान लो हिंदी का कोई, हिंदी सारे बच्चे हिंदी मीडियम है, सभी बच्चे हिंदी को समझते हैं, इंग्लिश कोई नहीं समझता, अब हम इंग्लिश में पूरा प्रोग्राम कर दे रहे हैं, सब कुछ एक्टिविटीज़ करवा दे रहे हैं, तो बच्चे पे उसका असर ही नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है उसकी कौन सी क्या क्षमता है, कौन सी भाषा को वो समझ पाता है। 119 पे आते हैं, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं का डैश बोलने की क्षमता से लेस होते हैं।
मतलब अगर हम बात करते हैं, कई बार बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो 2 या 3 भाषा वो बोलते हैं और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समझने की, वो समझ पाते हैं, उसको आती है ये भाषाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं 120 नंबर। किसी विषय को, लास्ट क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अगर हम किसी विषय को सीख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तो उसकी क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो उसकी अवधारणा और शब्दावली। ऐसा थोड़ी है कि हम उसको जाने बिना समझे बिना हम उसको स्टार्ट कर देंगे, तो हमें उसकी अवधारणा पता होनी चाहिए, उसकी शब्दावली पता होनी चाहिए। तो ये हो गया है कंप्लीट हमारे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक। पेपर 1 की ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे बेसिकली, और लैंग्वेज 1 एज अ हिंदी थी, वो वाला ये पेपर हमने सॉल्व किया था। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और अगर अभी तक आपने CDP नहीं देखी है तो CDP के 6 सेट हमने करे हैं पूरे प्रीवियस ईयर के ऑफलाइन पेपर वाले सारे, तो वो आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ रिवीजन आपकी हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है पढ़ने और सुनने से, तो वहाँ से वो ज़रूर पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।